हेलो बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर वाले वीडियो में बताया कि फ्रेंच और डच भाषाभाषी लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा, तो वहाँ के नेताओं ने क्या किया कि 1970 और 93 के बीच क्षेत्रीय अंतरों और सामाजिक विविधता को स्वीकार किया। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ पर 80% लोग क्या बोलते थे, डच, और मात्र 20% लोग फ्रेंच बोलते थे। ये क्या है? क्षेत्रीय विविधता का उदाहरण है। और पूरे देश में क्या होता था कि 59% लोग डच भाषी थे, 40% लोग फ्रेंच भाषी थे और 1% जर्मन भाषी लोग रहते थे। तो ये क्षेत्रीय विविधता का या क्षेत्रीय अंतर का उदाहरण है कि हर क्षेत्र में भाषा बोलने वालों का परसेंटेज एक समान नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मात्रा में लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते थे और वहाँ के नेताओं को ये क्षेत्रीय अंतरों और सामाजिक विविधता को स्वीकारने में कोई हिचक नहीं हुआ। अर्थात वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं ने यह मान लिया कि हमारे देश में भाषा के आधार पर विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने संविधान में 4 संशोधन किए। नेताओं ने क्या किया? संविधान में 4 संशोधन किए ताकि क्या हो, देश में रहने वाले सभी भाषाभाषी अपने आप को भाषा के आधार पर अलग न समझें। नेताओं ने यह संशोधन जो संविधान में नया संशोधन करके एक अध्याय जोड़ा, वह किस लिए जोड़ा? ताकि उनके देश की बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक आबादी जो भाषाओं के आधार पर बटी हुई है, उनमें बेगानेपन का भाव न उत्पन्न हो और भाषा के आधार पर उनमें एकता स्थापित हो। जो कि अलगाव के लक्षण दिखाई दे रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए ही वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं ने, कहाँ के बच्चों, बेल्जियम के, किस दशक में, 1970 से 1993 के दशक के बीच में ऐसा उन्होंने किया। क्यों किया? देश की एकता और अखंडता के लिए किया। संविधान में संशोधन किया और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4 संशोधन करने पड़े थे और तब जाकर के बेल्जियम के गृह युद्ध को टाला जा सका। किंतु
फिर भी गृह युद्ध का बादल जो देश पर मंडरा रहा था उसको छांटने में वहाँ के कुशल नेतृत्वकर्ता समर्थ रहे। अब उन्होंने संविधान में कौन सा कदम उठाया, कौन सा निर्णय लिया जिसके बल पर वे अपने देश को बचा सके, हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला कार्य उन्होंने क्या किया, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। क्या किया, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। बच्चों, सबसे पहला कदम जो उसने उठाया वहाँ पर वो क्या किया कि डच और फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या एक समान करने से अपने देश जैसी समस्या वहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई। जैसा कि अपने देश में क्या किया गया कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया, कभी मुसलमानों को दिया गया तो कभी अपने देश में हरिजन कहे जाने वाले गांधी जी ने क्या किया, जो उस समय हमारे देश में अछूत कहे जाते थे, उनको सीटें जो है विधायिका में कुछ रिजर्व करवा दी। इस प्रकार हमारे देश में आरक्षण का जो प्रचलन शुरू हो गया वह हमारे समाज में अभी भी तनाव का माहौल उत्पन्न कर देता है, कभी कभी तब तनाव का कारण बन जाता है। वहाँ के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि क्या किया कि दोनों भाषा भाषी को, जिसमें डच क्या थे, बहुसंख्यक थे और फ्रेंच अल्पसंख्यक थे, फिर भी वहाँ के लोगों ने सूझबूझ का निर्णय लेते हुए सूझबूझ के साथ क्या किया कि दोनों भाषा भाषी वर्गों को केंद्रीय सरकार में बराबर मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। और दूसरा कदम उन्होंने क्या उठाया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी। यानी कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार बच्चों, यही स्थिति हमारे देश में भी है कि यहाँ पर हमारे देश का शासन क्या है, विकेंद्रीकृत है, यानी कि शासन की समस्त शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। ना तो केंद्र के हाथों में शक्तियाँ एकत्रित हैं, ना ही राज्य के हाथों में, बल्कि शासन की शक्तियों का विभाजन ऊपर से नीचे की ओर कर दिया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर हावी हो जाता है, भारी पड़ता है, किंतु सामान्य परिस्थितियों में शासन का कार्य राज्य सरकारें अपने ढंग से चलाती हैं, केंद्र सरकार अपने ढंग से और स्थानीय सरकारें अपने ढंग से चलाती रहती हैं। सामान्य परिस्थितियों में कोई किसी के कार्य में
हस्तक्षेप नहीं करता है। तो वहाँ यानी बेल्जियम के नेताओं ने भी शासन की शक्तियों को क्या किया, 2 क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया। किसे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शासन के शक्तियों का विभाजन कर दिया। अगला कदम उन्होंने क्या उठाया कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इन जो दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व करती है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। तो बच्चों क्या हुआ कि जैसा कि हम उपर्युक्त टॉपिक के अंतर्गत बताए हैं कि ब्रुसेल्स में जो है अलग से सरकार कार्यरत रहती थी। ब्रुसेल्स क्या था? बेल्जियम की राजधानी यानी केंद्र सरकार। जैसा कि भी बताए हैं कि शासन की शक्तियां 2 संस्थाओं में विभाजित कर दी गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ब्रुसेल्स में क्या थी? केंद्र सरकार कार्य करती थी और ब्रुसेल्स में अलग से जो केंद्र सरकार कार्यरत थी और राज्य सरकार, दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व उसमें था, यानी कि फ्रेंच भाषी लोगों का भी और डच भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व था, यानी दोनों के बराबर के नेता, संख्या में बराबर के नेता होते थे। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, तो डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। यानी दोनों भाषा भाषी लोगों ने अपने जिद को छोड़ दिया और एक दूसरे का ख्याल करते हुए थोड़ा थोड़ा झुके। इस प्रकार से दोनों में सहमति की स्थिति बन गई। अगला क्या हुआ कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी, जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता था। अपने देश में क्या है कि स्थानीय शासन यानी ग्रामीण शासन चलता है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नगर पंचायत भी आती है। यहाँ पर क्या हुआ कि सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। किस सरकार का? सामुदायिक। स्थानीय सरकार का गठन नहीं किया गया। शासन की शक्तियाँ स्थानीय हाथों में, स्थानीय निकायों में नहीं दी गई, बल्कि उसके स्थान पर क्या किया गया कि एक प्रकार की सामुदायिक सरकार का गठन किया गया और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। इस सरकार की विशेषता क्या थी बच्चों? कि केवल एक ही भाषा भाषी लोग सामुदायिक सरकार का चयन करते थे। चयन यानी चुनाव। अर्थात न तो डच भाषी लोग फ्रेंच भाषी सामुदायिक सरकार में वोट डालने का अधिकार रखते थे और न ही फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी सामुदायिक सरकार के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी थे, बल्कि दोनों भाषा भाषी अपने अपने सामुदायिक सरकार को वोट डालते थे और उनकी सरकारें बनती थी। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता था। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहे हों, अर्थात चाहे वो शहर में रह रहे हों या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों, अपने ही भाषा भाषी लोगों द्वारा चुने जाते थे। इस प्रकार ब्रुसेल्स में यानी बेल्जियम में सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। ये सभी
भाषा भाषी लोग जो कि अपना अपना सामुदायिक सरकार का गठन करते हैं, अपने अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं और उस सुझाव पर सरकार अमल करती है। इस प्रकार बेल्जियम का मॉडल एक बेहद सरल और व्यवस्थित था। इससे देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना क्या होता बच्चों की भाषा के आधार पर बेल्जियम में दंगे होते, फसाद होते, असंख्य लोगों की जान जाती, जान के साथ साथ माल की भी क्षति होती और आर्थिक रूप से देश कमज़ोर हो सकता था। लेकिन यहाँ के समझदार नेताओं ने संविधान में संशोधन करके एक नया उदाहरण यूरोप में प्रस्तुत किया, जो कि बेल्जियम मॉडल को यूरोप के विभिन्न देशों ने उदाहरण के तौर पर आगे चल करके आदर्श के तौर पर इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से किसी भी देश की सरकार अपने देश को गृह युद्ध की स्थिति से भी उबार सकती है, अगर नेताओं में आपसी तनाव न हो, नेताओं में सूझबूझ हो, तो कोई भी देश गृह युद्ध में नहीं फंस सकता है। अब अगला उदाहरण है श्रीलंका का। तो श्रीलंका की स्थिति बेल्जियम से एकदम अलग है। श्रीलंका में टॉपिक है हमारा बहुसंख्यकवाद। क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। यहाँ की स्थिति बेल्जियम से बिल्कुल अलग है, यानी कि बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर क्या है कि बहुसंख्यकवाद एक ऐसा विश्वास है जिसके अनुसार एक समूह के बहुसंख्यक सदस्यों को उस समूह के सभी सदस्यों के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। यानी जो जनसंख्या में अधिक होते हैं उन्हीं को देश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसी को बहुसंख्यकवाद, बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारे, संख्या मतलब संख्या, मतलब जिनकी संख्या बहुत अधिक हो उनको देश से संबंधित सभी प्रकार के, चाहे वो आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे धार्मिक, चाहे राजनीतिक, चाहे शैक्षिक, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो कौन लेगा? जो बहुसंख्यक आबादी होगी वही लेगा। यह स्थिति कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। और क्या हुआ कि यह एक प्रकार का लोकतंत्र है जो बहुसंख्यक शासन का पालन करता है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना? 1948 में। क्या हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र। और स्थिति क्या थी कि सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तब यहाँ संख्या किसकी अधिक थी? सिंहली लोगों की। क्या थे? बहुसंख्यक थे। अभी हमने ऊपर अर्थ बताया है कि बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है। और श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी किसकी थी? सिंहलियों की थी।
और अपनी इसी संख्या के बल पर शासन पर ये सिंहली प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। यानी कि सिंहली लोगों का सहारा लेकर के वहाँ की सरकार ने बहुसंख्यक आबादी का सहारा लेते हुए कई कदम उठाए। जैसे 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? पहला कदम इन्होंने क्या उठाया बहुसंख्यक के नाम पर? 1956 ईस्वी में तमिल भाषा की उपेक्षा करते हुए सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। और यहाँ की स्थिति क्या थी कि यहाँ पर तमिल और सिंहली बोलने वाली आबादी थी। यानी दो प्रकार की भाषा मुख्यतः बोली जाती थी। कौन कौन सी? सिंहली और तमिल। किंतु बहुसंख्यक सरकार ने क्या किया कि बहुसंख्यक आबादी के तबके को खुश करने के लिए कम बोलने वाले तमिलों को दरकिनार करते हुए सिंहली भाषा को राजभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। और दूसरा कदम, ये तो पहला कदम उठाया, राजभाषा घोषित किया। और दूसरा क्या किया? इसका बुरा प्रभाव पड़ा कि सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप अपने आप को उस जगह पर रखिए कि अगर आप किसी ऐसे देश के निवासी हैं जहां आपकी आबादी कम है, आपकी जनसंख्या कम है, आपको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिल रहा है, या आपके जो अधिकार पहले से चले आ रहे हैं कोई नई सरकार आकर के उसको ख़त्म कर दे, तो आप क्या करेंगे? तो आप आंदोलन करेंगे कि चुपचाप बैठ जाएंगे? दो ही ऑप्शन होता है, या तो लोग आंदोलन करते हैं या चुपचाप नतमस्तक होकर के जो भी निर्णय गवर्नमेंट लेती है उसको जनता स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि 1956 में सिंहलियों को प्रसन्न करने के लिए, बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए सिंहली सरकार ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। और विद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तीसरा कदम क्या उठाया गया कि बौद्ध मत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया? क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जो थी वह बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया कि
बहुसंख्यक आबादी के जो धर्म है मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म है, उस धर्म को संरक्षण दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन को बढ़ाया। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। जैसा कि आप भी कल्पना कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि भाषा के आधार पर उनको दरकिनार कर दिया गया तमिलों को, और फिर धर्म पर भी वहीं आघात पहुंचाया गया, सरकारी नौकरियों में उन्हें पीछे ढकेल दिया गया, और साथ में ही कॉलेज, विद्यालय, स्कूल सभी स्तरों पर उन्हें पीछे कर दिया गया। तो इस तरह से तमिलों के मन में हीन भावना ग्रसित होती चली गई। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को लेकर के क्या है, पक्षपात पूर्वक कार्य कर रही हैं। नौकरियों और लाभ के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है, और परिणाम यह हुआ बच्चों की तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ने लगे। यानी कि बहुसंख्यक सरकार द्वारा जो ये कदम उठाए गए, जो कि अभी हमने जिक्र किया है, जिनका ये सारे कदम जो उठाए गए, इससे तमिल जो अल्पसंख्यक आबादी थी और सिंहली जो क्या थी, बहुसंख्यक आबादी थी, दोनों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती चली गई। और परिणाम क्या हुआ कि संबंध बिगड़ गए। किसके किसके? तमिल वर्ग के और सिंहली वर्ग के। ये जो दोनों भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था, और जो एक बहुसंख्यक आबादी थी, एक अल्पसंख्यक आबादी थी, दोनों में तनाव बढ़ता चला गया और दोनों के संबंध बिगड़ गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राज्य भाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष प्रारंभ कर दिया। किसने किया बच्चों? तमिलों ने, जिनके की अधिकार को छीना जा रहा था, जिनकी हर क्षेत्र में उपेक्षा की जा रही थी, उन तमिलों द्वारा, जो कि अल्पसंख्यक आबादी थी, राजनीतिक पार्टियां गठित की गई और उन्हीं पार्टियों के माध्यम से, उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम का मतलब होता है तमिलों की सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन गए। क्या हुआ बच्चों कि 1980 के दशक आते आते दोनों के संबंध इतने खराब हो गए कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिलों द्वारा अलग से अपनी सरकार यानी कि तमिल ईलम
ये तमिल भाषा का शब्द है। इलम का मतलब होता है सरकार। बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। और फिर क्या हुआ कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम, दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, अनेक परिवार उजड़ गए, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए। इस गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में परेशानी पैदा हो गई और यह गृह युद्ध 2009 तक चला। कब तक बच्चों? 2009 तक। यानी कि 1980 से शुरू होकर के 2009 तक देश में गृह युद्ध की स्थिति थी। आए दिन दंगे हो रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा होगा या बुरा प्रभाव पड़ा होगा। तो इस प्रकार से श्रीलंका आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होता चला गया और काफ़ी लंबे संघर्ष के पश्चात 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ। किसके किसके बीच गृह युद्ध हो रहा था? तमिलों और सिंहलियों के बीच। सिंहली कौन थे? श्रीलंका के मूल निवासी थे, जो बहुसंख्यक आबादी थी सिंहलियों की थी, जो बौद्ध धर्म को मानता था, और तमिल जो थे वो कम संख्या में थे, यानी कि अल्पसंख्यक थे। ये जो हैं हिंदू धर्म को मानने वाले थे। इसलिए दोनों में टकराव होना, एक की जो है सभी पक्षों को सरकार बढ़ावा दे रही थी तो दूसरे के सभी पक्षों को आहत कर रही थी। इसलिए टकराव जो है होना तय हो गया और अंततः गृह युद्ध की स्थिति भी ला दिया। किंतु वहाँ के नेताओं ने इस स्थिति को संभालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए श्रीलंका लंबे समय तक, जैसा कि अभी मैंने बताया, 1980 से 2009 तक गृह युद्ध की स्थिति में झुलसता रहा। अब हम सत्ता की साझेदारी की क्यों ज़रूरत है, इस पर अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो उपर्युक्त जो हमने उदाहरण दिया है दो देशों का, तो उससे समझ कर के आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। फिर भी हम अगले वीडियो में इस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि सत्ता की साझेदारी के बिना किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कोई भी विकास, किसी भी पहलू का विकास संभव नहीं है। अगर कभी भी किसी भी देश में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक है। देश के चहुमुखी विकास के लिए, नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए सत्ता की साझेदारी होना अति आवश्यक है। अब अगले वीडियो पर हम इसमें विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे।